We will study chapter 2. Chapter 2 name is From Trade to Territory. Bharat had achieved considerable success in building a thriving economy with flourishing trade and commerce before the British arrived. भारत ने काफ़ी सारे अचीव्ड कंसिडरेबल कर लिए सक्सेस वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह में हैविंग इकोनॉमिक में फ्लरिशिंग ट्रेड के साथ कॉमर्स में भी ब्रिटिश के आने से पहले भारत वॉज रिच इकोनॉमिकल एंड कल्चरली जो भारत है वो काफ़ी अच्छा इकोनॉमिकली और कल्चरली है भारत products such as spices, silk, cotton, indigo dye, tea and opium were in high demand in Europe. आज प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे कि स्पाइसेस हो गए सिल्क कॉटन इंडिगो डाई टी ओपियम ये काफ़ी हाई डिमांडेड है यूरोप में इट अट्रैक्टेड मैनी यूरोपियन कंट्रीज टूवर्ड भारत इंक्लूडिंग द ब्रिटिश ये अट्रैक्ट करते हैं काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज को भारत की तरफ ब्रिटिश में इंक्लूड मतलब उसमें भी ब्रिटिश में इंक्लूड है अराइवल ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम द 17th century onwards trading companies from Portugal, Holland, England, France and डेनमार्क began to set up their base in भारत 17th सेंचुरी से आगे तक की जो ट्रेडिंग कंपनीज वगैरह हैं पोर्टुगल से हॉलैंड इंग्लैंड फ्रांस और डेनमार्क वगैरह इन्होंने स्टार्ट किया था एक सेटअप वगैरह बेस इन भारत में बेस करके दे इस्टेब्लिश दियर ट्रेडिंग सेंटर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्पेशली इन कोस्टल एरियाज ये इस्टेब्लिश करते हैं अपने ट्रेडिंग सेंटर्स को स्पेशली कोस्टल एरियाज वगैरह में कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में भी These centers were called factories not because anything was manufactured there but because the officials of the companies were called factors. ये जो सेंटर्स होते हैं इनको हम फैक्ट्रीज वगैरह कहते हैं तो इसलिए नहीं क्योंकि इसमें कुछ भी चीज़ जो होती है वो मैन्युफैक्चर नहीं की जाती है बल्कि इसलिए क्योंकि जो ऑफिशियल्स होते हैं कंपनीज वगैरह के उनको हम फैक्टर्स बोलते हैं These factories were considered as offices and godowns. इन फैक्ट्रीज को हम कंसिडर करते हैं एज ऑफिस और गोडाउंस वगैरह ओवर टाइम सम फैक्ट्रीज वर फोर्टिफाइड और टाइम के साथ साथ कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जो फोर्टिफाइड हो जाती हैं ट्रेड रिवलरी द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस ट्रेडिंग कंपनीज बाइंग फॉर गुड्स सच एज स्पाइसेस कॉटन सिल्क इंडिगो एंड सो ऑन लेड टू इंटेंस रिवलरी अमंग देम द प्रेजेंस है न्यूमरस ट्रेडिंग कंपनीज का वो वेइंग करती हैं गुड्स के लिए जैसे कि स्पाइसेस कॉटन सिल्क इंडिगो एंड सो ऑन ये सभी चीज़ें जो इंटेंस रिवलरी इनमें बीच होता है ऑल ऑफ देम these goods at low prices in Bharat and sell them at very high prices elsewhere, particularly in Europe. सभी लोग चाहते हैं भारत में से इन सभी चीज़ों को सस्ते दामों में खरीदना और फिर इनको हाई प्राइसेस में पर्टिकुलरली यूरोप वगैरह में कहीं पर भी बेचना इन कोर्स ऑफ टाइम द पोर्टुगीज द डच एंड द डेन्स वर आउट फ्रॉम द ट्रेड ऑफ भारत और इस टाइम के कोर्स के हिसाब से जो पोर्टुगीज डच और डेन्स वगैरह है वो आउट्स होते हैं भारत के ट्रेड से The English and the French became the key players dominating trade between भारत and Europe. जो इंग्लिश फ्रेंच वगैरह हैं ये की प्लेयर्स डोमिनेटिंग ट्रेड के लिए बने थे भारत और यूरोप के बीच में एंग्लो फ्रेंच रिवलरी द प्रेजेंस ऑफ टू ट्रेडिशनल रिवल्स एंड द क्लैश ऑफ ट्रेड इंटरेस्ट बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड लेड टू अ सीरीज ऑफ वार्स जो प्रेजेंस है जो ट्रेडिशनल रिवल्स की वो क्लैश ऑफ ट्रेड इंटरेस्ट फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में ये सीरीज है वॉर्स की These wars are commonly known as the Carnatic Wars. इन wars को हम common Carnatic Wars बोलते हैं. Both France and England were eager to establish their supremacy in भारत और दोनों ही फ्रांस और इंग्लैंड भी ये काफ़ी ईगर रहते हैं इस्टेब्लिश करने के लिए भारत के अंदर अपने सुपरमेसी को मोस्ट बैटल्स वर फॉल्ट इन द रीजन विद इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ तमिलनाडु काफ़ी सारे बैटल्स ऐसे हैं जो लड़े गए थे इस रीजन में प्रेजेंट स्टेट ऑफ तमिलनाडु में द इंग्लिश एंड द फ्रेंच क्लैश थ्राइस इन द कैनाटिक इंग्लिश और फ्रेंच ने 3 बार क्लैश किया था कैनाटिक में दी वॉर्स लास्टेड फॉर नियरली 20 ईयर्स फ्रॉम 1744 टू 1763 ये जो वॉर्स वगैरह हुए थे लास्टेड लगभग 20 साल तक हुए थे 1744 से लेकर 1763 तक आफ्टर दिस द फ्रेंच फेल टू बी अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स इन भारत और इसके बाद जो फ्रेंच था वो फेल हो गया था एक भारत के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स बनाने में दी वे was clear for the establishment of British power in भारत इसी तरीके से क्लियर है साफ साफ जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी भारत के अंदर ब्रिटिश पावर की The Carnatic Wars. The first Carnatic War, 1746 to 48. The first Carnatic War, 1746 to 48, was largely an instance of Anglo-French rivalries in Europe and America. जो पहला Carnatic War है 1746 से 48 तक वो काफ़ी लार्ज एक्सटेंशन था एंग्लो फ्रेंच रिवलरीज का यूरोप में और अमेरिका में इन यूरोप द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट इन 1740
जो यूरोपियन में जो ऑस्ट्रियन वॉर था वो सक्सेशन हुआ था, मतलब टूट गया था 1740 में। फ्रांस एंड ब्रिटेन वांटेड टू प्लेस देयर कैंडिडेट ऑन द ऑस्ट्रियन थ्रोन। जो फ्रांस और ब्रिटेन थे वे चाहते थे ऑस्ट्रियन थ्रोन पर अपने कैंडिडेट को बिठाना, उसको वहाँ पर रखना। Moreover, in the wake of the declining Mughal authority in Bharat, both English and French East Bharat companies wanted to have control over the trade of Bharat. ज़्यादा से ज़्यादा इस वेक में जो डिक्लाइन मुगल अथॉरिटी थी भारत के अंदर, दोनों ही इंग्लिश में और फ्रेंच ईस्ट भारत कंपनीज चाहती थी कि वो भारत के पूरे ट्रेड पर कंट्रोल करें, अपना राज करें। दिस टेक्निकली गेव राइज टू कॉन्फ्लिक्ट एंड पुश्ड द टू कंपनीज इन दिस स्टेट ऑफ वॉर इन भारत। ये टेक्निकल जो था इन्होंने राइज दिया, कॉन्फ्लिक्ट दिया और भारत के अंदर जो स्टेट ऑफ वॉर थे दो कंपनीज के बीच में पुश किया। इन द कोर्स ऑफ द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर द फ्रेंच डिसाइड्स मद्रास, इट मींस चेन्नई, बोथ बाय सी एंड लैंड। और इस फर्स्ट कैनेटिक वॉर के कोर्स में जो फ्रेंच थी उसने डिसाइड किया मद्रास में चेन्नई में दोनों, सी के द्वारा भी और लैंड के द्वारा भी। A large British army was sent from England under Rear Admiral Boscawen in June 1748 to avenge the capture of Madras, चेन्नई। जो लार्ज ब्रिटिश आर्मी थी वो भेजी गई थी इंग्लैंड से लेकर रियर एडमिरल बॉस्कैविन के नीचे जून 1748 से लेकर, और एजवेंस कैप्चर हुआ था मद्रास में, इट मींस चेन्नई में। That by October the war of Austrian succession had been concluded, and under the Treaty of Axela and termination of hostilities in Europe, the war in Bharat came to an end। लेकिन अक्टूबर के द्वारा जो वॉर था ऑस्ट्रियन सक्सेशन का वो कंक्लूडेड हुआ था ट्रीटी ऑफ एक्सेला चैपले के नीचे, और ये टर्मिनेशन हुआ था हॉस्टिलिटीज का यूरोप में। जो वॉर हुआ था भारत के अंदर वो एंड पर आ गया था। Madras was restored to British and there was an exchange of each other's prisoners and territories। जो मद्रास है वो रिस्टोर्ड हुआ था ब्रिटिश में, और ये एक्सचेंज भी हुआ था एक दूसरे के प्रिजनर और टेरिटरीज में। The Second Carnatic War 1749-54 The Second Carnatic War 1749-54 broke out due to conflicting ambition between the two powers who supported rival claimants to the disputed thrones of हैदराबाद एंड कर्नाटक। जो सेकंड कर्नाटक वॉर था 1749 से लेकर 54 तक वो ब्रेकआउट हुआ था कॉन्फ्लिक्टिंग एम्बिशन के दौरान दो पावर्स के बीच में, जिन्होंने सपोर्टेड किया था रिबल क्लाइमेंट्स को डिस्प्यूट थ्रोन्स करने के लिए हैदराबाद और कर्नाटक में। The French sided with Muzaffar's gang and Chanda Sahib while the English supported the claims of Nasir Jang and Anwar Uddin। जो फ्रेंच के साइडेड थे मुजफ्फर जंग के साथ और चंद्र साहिब के साथ, जबकि इंग्लिश सपोर्टेड में जो क्लेम्स थे वो नासिर जंग और अनवरुद्दीन था। द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब एंड द फ्रेंच डिफीटेड एंड किल्ड अनवर उद्दीन एट द बैटल ऑफ अम्बलर नियर बेलोरे इन 1749। जो कंबाइंड फोर्स थी मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब की, और फ्रेंच को उन्होंने हरा दिया, डिफीट कर दिया था और अनवरुद्दीन को मार दिया था अम्बर के बैटल में बेलोरे के पास 1749 में। The Carnatic came under the control of Chanda Sahib, who rewarded the French with the grant of 80 villages around Pondicherry, it means पुडुचेरी। जो कर्नाटक था वो चंदा साहिब के कंट्रोल के नीचे मतलब आ गया था, उन्होंने रिवॉर्डेड किया था फ्रेंच को ग्रांट ऑफ 80 विलेजेस के साथ पौंडुचेरी के आसपास, मीन्स पुडुचेरी। फ्रेंच वर ऑल्सो सक्सेसफुल इन हैदराबाद, वो सक्सेसफुल हुआ था हैदराबाद में। नासिर जंग was killed, became the viceroy और निज़ाम ऑफ द डेक्कन। नासिर जंग उमर गया, जो मुजफ्फर था वो वाइसरॉय बन गया था, निज़ाम ऑफ द डेक्कन बन गया था। When Muzaffar Jung reluctantly killed in 17 placed Alhamad Jung on the throne, who in return gave the known as सरकार to the French। जब मुजफ्फर जंग की एक्सीडेंटली मतलब वो मारा गया था 1751 में, तो उसके बाद जो फ्रेंच को बदल दिया गया था सलामत जंग के द्वारा थ्रोन पर गद्दी पर, जो कि वापस उन्होंने दिया था उस एरिया को जिसको हम नॉर्थर्न फ्रेंच के नाम से जानते हैं। द फ्रेंच पावर इन साउथ भारत वाज नाउ एट इट्स हाइट, और जो फ्रेंच पावर है साउथ भारत में वो अब उसकी हाइट है, ऊंचाई है। टू ऑफेस्ट फ्रेंच इन्फ्लुएंस ब्रिटिश अलाइड विद नासिर जंग अहमद अली, इट मींस अनवरुद्दीन। जो ऑफसेट हुआ था फ्रेंच इन्फ्लुएंस में, जो ब्रिटिश थे वो अलाइड हुए थे नासिर जंग के साथ और मोहम्मद अली के साथ। मोहम्मद अली जो है वो अनवरुद्दीन के बेटा थे। इन ऑर्डर टू हेल्प मोहम्मद अली हु वाज मिसाइल्ड बाय फ्रेंच फोर्सेस एट त्रिचिनापल्ली, रॉबर्ट क्लाइव अटैक्ड एंड कॉट द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। इस ऑर्डर में उन्होंने हेल्प की थी मोहम्मद अली की, जो डिसाइड हुआ था फ्रेंच फोर्सेस के द्वारा
प्री-पंचनपाली में और रॉबर्ट क्लाइव में अटैक हुआ था एरागॉन में और कैप्चर द कर्नाटक का। This compelled the French to raise the siege of Trichinopoli and led to their defeat. ये कंपेल करते हैं, फ्रेंच को रेज करते हैं, जो साइज होती है ट्रिचिनोपली की, वो लेट की जाती है डिफीट से, उनकी हार से चंदा साहिब सूर कैप्चर्ड एंड किल्ड। चंदा साहिब जल्दी ही कैप्चर हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं और मारे जाते हैं। The French fortunes were at the lowest. French government initiated peace negotiations. जो फ्रेंच फॉर्चून्स होते हैं वो काफ़ी लोवेस्ट होते हैं और जो फ्रेंच गवर्नमेंट होती है वो इनिशिएट करते हैं पीस नेगोटिएशंस को बाय द ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी। इट मीन्स पुडुचेरी दी हॉस्टिलिटीज एंडेड फॉर अ व्हाइल। ये जो ट्रीटी है वो पॉन्डिचेरी के द्वारा मतलब पॉन्डिचेरी के द्वारा और जो हॉस्टिलिटीज होती है वो कुछ टाइम के मतलब एंडेड हो जाती है। द इंग्लिश एंड दी फ्रेंच डिसाइडेड नॉट टू क्वेल फॉर द नेटिव प्रिंसेस। जो फ्रेंच अब डिसाइड करते हैं कि वो नेटिव प्रिंसेस के लिए क्वेल नहीं करेंगे एंड टू पोजेशन ऑफ द टेरिटरीज और टेरिटरीज के लिए विच वर एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय देम बिफोर द वॉर, जो कि एक्चुअली ऑक्यूपाइड किया गया था वॉर से पहले उनके द्वारा। The Third Carnatic War 1758 to 63. The Third Carnatic War 1758 to 63, which broke out after the 7 Years' War started 1756 in Europe. जो थर्ड कैरेटिक वॉर था 1758 से लेकर 63 तक के बीच में वो ब्रेकआउट हुआ था 7 Years' War के बाद, जो स्टार्ट हुआ था लगभग 1756 में यूरोप के अंदर। इन द बिगिनिंग ऑफ द वॉर द ब्रिटिश एक्वायर्ड बंगाल विच टर्न्ड द स्केल्स डेफिनेटली इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश। स्टार्टिंग में जो वॉर जब शुरू हुआ था, जब ब्रिटिश ने एक्वायर कर लिया था बंगाल को, जो बदल गया था उसके स्केल को डिसिसिवली ब्रिटिश के फेवर में। The final blow was dealt in 1760 when the British General Sir Eric Coutts defeated the French army in the Battle of Vandebosch and took Busy as prisoner. फाइनल जो ब्लो था, जो डील किया गया था 1760 में, जब ब्रिटिश जनरल सर एरिक कॉटेज जो थे वो हार गए थे फ्रेंच आर्मी से बैटल ऑफ वेंडीबोश में और उन्होंने एक बिजी एज अ प्रिजनर भी लिया था। By the 1763 Treaty of Paris, so the French factories were restored. They could not be fortified or even garrisoned with troops. और 1763 के द्वारा जो ट्रीटी ऑफ पेरिस था, इसमें जो फ्रेंच फैक्ट्रीज वगैरह थी वो रिस्टोर्ड हुई थी, जो कि कुड नॉट मतलब फोर्टिफाइड नहीं हुई थी, यहाँ तक कि garrisons भी नहीं हुई थी ट्रूप्स के साथ। दे कुड ओनली सर्व एज सेंटर ऑफ ट्रेड। वो सिर्फ सर्व करते थे एज अ सेंटर ऑफ ट्रेड हो। द बैटल ऑफ Vendée और conflict between the British and the French and finally established the supremacy of the English in भारत। जो बैटल था बॉन्डिवोश का वो एंडेड हो गया था लगभग सेंचुरी और कॉन्फ्लिक्ट में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में फाइनली एस्टैब्लिश हुआ था सुपरमेसी ऑफ द इंग्लिश भारत के अंदर। और दिस फॉर द फेलियर ऑफ द फ्रेंच। फर्स्ट पॉइंट, द फ्रेंच हैड नो सुटेबल मिलिट्री बेस इन भारत। फ्रांस के पास कोई सुटेबल मिलिट्री बेस नहीं है भारत में। वेयर एज द पोजीशन ऑफ बंगाल बिसाइड्स बीइंग अ सोर्स ऑफ वेल्थ टू द इंग्लिश गिव देम बेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ द मेनलैंड। जो पोजीशन थी बंगाल की, इसके अलावा एक जो सोर्स होती है वेल्थ की इंग्लिश के लिए, उन्होंने दी थी फिर बेस ऑपरेशन मेनलैंड पर। सेकंड पॉइंट, द इंग्लिश वर फाइनेंशियली बेटर ऑफ। जो इंग्लिश थे वो काफ़ी फाइनेंशियली बेटर ऑफ थे। They never forgot that they were primarily a trading body and all through the war they did not neglect their trade, whereas the French company suffered enormous losses in trade. ये कभी भी भूले नहीं थे कि वे प्राइमरली ट्रेड बॉडी थी और जिसमें कि सभी के थ्रू जो वॉर्स वगैरह हुए थे उसमें उन्होंने ये बात नेगलेक्ट नहीं की थी अपनी ट्रेड के लिए, जबकि जो फ्रेंच कंपनी होती है वो इनॉर्मस लॉसेस इन ट्रेड में गुजर रही थी, सफ़र कर रही थी। थर्ड पॉइंट, द नेवल superiority of the English was an important factor in this concept of supremacy. तो नेवल superiority है इंग्लिश की, वो काफ़ी important factor है इस supremacy contest के लिए। Next point, the English company got full support from their government. The French company did not get support from home country. इंग्लिश कंपनी को पूरी सपोर्ट मिली थी उसकी गवर्नमेंट से, जबकि फ्रेंच कंपनी को कोई भी सपोर्ट नहीं मिली थी उसकी होम कंट्री से। The British in Bengal. During the rule of Aurangzeb, the East India Company had sent requests to the Mughal Emperor for trade concessions in functioning as a trading company. औरंगजेब के रूल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने रिक्वेस्ट भेजी थी मुगल एम्परर को ट्रेड कंसेशंस के लिए और ट्रेडिंग कंपनी एज अ ट्रेडिंग कंपनी के फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द मुगल एम्पायर बिकेम वीक। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल एम्पायर जोर पड़ गया था। Taking advantage of this, the official of the company began to intensity their operation in Bengal, the richest of the Bharatiya province. इसका एडवांटेज लेते हुए
जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के, उन्होंने स्टार्ट किया इंटेंसिफाई करना उस ऑपरेशंस को बंगाल में जो रिचेस्ट था के प्रोविडेंस के लिए। इन 1717 दे सक्सीड इन ऑब्टेनिंग द राइट टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी। और 1717 में उन्होंने सक्सीड किया था, गेन किया था राइट इम्पोर्ट करना एक्सपोर्ट करना गुड्स को बिना कस्टम ड्यूटी को पे किए। However, some officials of the company were also engaged in private trade. हालांकि कुछ ऑफिशियल्स कंपनी ऐसी थी जो प्राइवेट ट्रेड में इंगेज हो गई थी। The concession granted was only for the company. कंसेशन था वो सिर्फ कंपनी के लिए ग्रांटेड किया गया था। These officials also stopped paying duty on their private trade. ये जो ऑफिशियल्स थे ये भी स्टॉप हो गए थे पे करना उनकी ड्यूटी को उनके प्राइवेट ट्रेड के लिए, रिजल्टिंग इन एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू टू बंगाल। इसका रिजल्ट निकल के आया था जो इनॉर्मस लॉस हुआ था रेवेन्यू था बंगाल के लिए। The conflict between the Nawabs of Bengal and the company intensified in the first half of the 18th century. जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था नवाब ऑफ बंगाल के बीच में वो इंटेंसिफाइड हुआ था हाफ में 18th सेंचुरी के। बंगाल एट दिस टाइम वाज रूल्ड बाय मुर्शिद वली खान, रजाउद्दीन एंड देन अलीवर्दी खान। बंगाल जो उस समय में रूल किया गया था मुस्लिम मुर्शिद वाली खान के द्वारा, रजाउद्दीन के द्वारा और उसके बाद अलीवर्दी खान के द्वारा। दे ट्राइड टू कीप द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी इन चेक। वे कोशिश करते थे इस अपनी कंपनी के ऑफिशियल्स मतलब चेक करने के लिए। अलीवर्दी खान ने टू कंडीशंस व्हिच द कंपनी हैड टू ओबे और लॉस इट्स राइट टू क्रेडिट बंगाल। अलीवर्दी खान ने दो कंडीशंस रखी थी जिस पर जैसे जो कंपनी थी उसको ओबे करना पड़ा और जो बंगाल के अंदर जो ट्रेड का अधिकार था वो भी खोना पड़ा। दिस कंडीशंस वर फॉलो। ये कंडीशंस कुछ इस तरीके से फॉलो की गई थी। The officials of the company engaged in private trade shall pay custom duty or the privilege of not paying the duty will be withdrawn altogether. तो ऑफिशियल्स थे कंपनी के बीच में वो एंगेज हुए थे प्राइवेट ट्रेड पे और उन्होंने पे भी की थी कस्टम ड्यूटी को, और जो प्रिविलेज थी जिन्होंने पे नहीं की थी ड्यूटी को वो विड्रॉ ऑल टुगेदर साथ में उन्होंने विड्रॉ किया था। द कंपनी शैल नॉट एक्सटेंडेड इट्स फोर्टिफिकेशंस। जो कंपनी है वो अपनी फोर्टिफिकेशंस के लिए एक्सटेंडेड नहीं करती है। द कंपनी हाउएवर हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। हालांकि जो कंपनी थी वो उस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। आफ्टर द मिलिट्री सक्सेसेस अगेंस्ट द फ्रेंच बोथ इन यूरोप एंड इन भारत इट वॉज फीलिंग इवन मोर कॉन्फिडेंट। और मिलिट्री सक्सेस के अगेंस्ट उसके बाद जो फ्रेंच थी दोनों ही यूरोप में भी भारत में भी वो जो उसकी फीलिंग्स थी वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हुई थी। टू एक्सपेंड ट्रेड एंड सिक्योर मार्केट्स इट नाउ डिसाइडेड टू एनेक्स टेरिटरीज इन भारत। जो एक्सपेंड करते हैं ट्रेड को सिक्योर मार्केट के लिए वो अब डिसाइड करते हैं कि भारत के अंदर एनेक्स टेरिटरीज के लिए। Matters came to a boil in 1756 when Siraj-ud-Dौला became the नवाब of बंगाल। जो मैटर्स है वो जो बॉयल के लिए आया था 1756 में जब सिराजुद्दौला जो थे वो नवाब बने थे बंगाल के। He asked the company to remove all its fortifications कलकत्ता। उन्होंने कहा था कि वो सभी फोर्टिफिकेशंस को कंपनी के सभी फोर्टिफिकेशंस को रिमूव कर दे कलकत्ता में। नाउ कोलकाता जो अब कोलकाता है द कंपनी रिफ्यूज टू डू सो। कंपनी का रिफ्यूज हुई तो करने के लिए तो द नवाब सेंड हिज ट्रूप एंड ऑक्यूपाइड द कंपनी फैक्ट्रीज इन कलकत्ता। तो नवाब ने भेजे गए थे अपने ट्रूप को और उस कंपनी फैक्ट्रीज को कलकत्ता में ऑक्यूपाइड करने के लिए। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर अलार्म एट दिस डेवलपमेंट। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने भी अलार्म किया था इस डेवलपमेंट के लिए। दे डिसाइडेड टू डिपोज सिराजुद्दौला इन हिज प्लेस। उन्होंने डिसाइड किया कि वो डिपोज करेंगे सिराजुद्दौला को, एक पपेट नवाब को इंस्टॉल करेंगे उस प्लेस पर। दिस लेड टू अ वॉर जो कि इस वॉर को लेड करेगा। बैटल ऑफ प्लासी 1757 द आर्मीज ऑफ सिराजुद्दौला एंड द इंग्लिश ईस्ट भारत कंपनी मेट द प्लासी ऑन June 23, 1757। आर्मी थी सिराजुद्दौला की इंग्लिश ईस्ट भारत कंपनी की वो मिली थी प्लासी में, इट मीन्स पालासी में जून 23, 1757 को। द ब्रिटिश फोर्सेस वर लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश फोर्सेस थे वो लेड किए गए थे रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। मीर जफर द कमांडर इन चीफ ऑफ द नवाब एंड अ लार्ज सेक्शन ऑफ द नवाब्स आर्मी लॉयल टू मीर जफर डिड नॉट टेक पार्ट इन द बैटल। जो मीर जफर थे जो कमांडर थे चीफ में और जो नवाब थे लार्ज सेक्शन ऑफ द नवाब आर्मी के लॉयल थे मीर जफर थे उन्होंने इस बैटल में पार्ट नहीं लिया था। जगत सेठ द रिचेस्ट बैंकर ऑफ बंगाल also refused to have the नवाब।
जगत के जो रिचेस्ट बैंकर थे बंगाल के, उन्होंने भी नवाब की हेल्प करने के लिए रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया था। ताजुद्दौला वाज डिफीटेड, imprisoned एंड लेटर किल्ड। ताजुद्दौला जो है वो हार गया था, इम्प्रिजन हो गया था, उसके बाद वो मर गया था। द ब्रिटिश मेड मीर जफर द नवाब ऑफ बंगाल। उसके बाद ब्रिटिश ने मीर जफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। The Battle of Plassey is an important landmark in the history of Bharat. The Battle of Plassey एक important landmark है history of भारत में। It marked the first step in the transformation of a small trading company into this supreme political power. ये मार्क करती है फर्स्ट स्टेप को, ट्रांसफॉर्मेशन एक छोटी छोटी स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी में सुप्रीम पॉलिटिकल पावर। The British got a foothold from where they were to eventually conquer the whole of भारत। जो ब्रिटिश है उसको फुटहोल्ड मिला था जहाँ पर वो इवेंचुअली कॉन्कर कर सकती है पूरे भारत को। Bengal after Plassey, after winning the Battle of Plassey, East India Company placed Mir Zafar, a puppet ruler. बैटल ऑफ प्लासी को जीतने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने वहां पर एक पपेट रूलर को रखा मीर जफर की प्लेस पर। दे कॉन्स्टेंटली डिमांडेड मनी फ्रॉम हिम, वो उससे लगातार मनी की डिमांड करते रहते थे। द कंपनीज ऑफिशियल यूज्ड हिम एज अ गोल्ड सैक इनटू व्हिच दे कुड डिप देयर हैंड्स एट प्लेजर। जो कंपनीज ऑफिशियल थे वो उसका यूज करते थे एज अ गोल्ड सैक, और जिसमें वो डिप करते थे अपने हैंड्स को एज अ प्लेजर। When he could pay no more, he was placed by Mir Qasim, और जब वो और ज़्यादा पे नहीं कर पाया तब उसको मिर कासिम के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, मतलब उसकी जगह पर मिर कासिम रखा गया। The new Nawab rewarded the company by granting it the right to collect revenue of the districts of Burdwan, Midnapur and Chittagong। जो नया नवाब था वो रिवॉर्डेड हुआ था कंपनी ग्रांटिंग के द्वारा, जो राइट था कलेक्ट रेवेन्यू करता था डिस्ट्रिक्ट के लिए, बुर्दवान में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिदनापुर में और डिस्ट्रिक्ट ऑफ चित्तागोंग में। After being in the shadow of the British for some years, Mir Qasim tried to free himself from their control। और शैडो जो ब्रिटिश की शैडो थी, कुछ साल बाद उसने जो मिर कासिम था उसने कोशिश की कि फ्री को करे अपने आप को उसके कंट्रोल से। ही डिसमिस द काउंट ऑफिशियल हु फेवर द ब्रिटिश। उसने कोर्ट ऑफिशियल को डिसमिस भी किया जो ब्रिटिश के फेवर में थे। ही हायर्ड यूरोपियन एक्सपर्ट्स टू ट्रेन हिज आर्मी। उसने यूरोपियन एक्सपर्ट्स को भी हायर किया अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए। He also abolished all duties on internal trade so that both merchants of Bharat and Britain could trade on equal terms। और उसने abolish भी किया सभी ड्यूटीज को इंटरनल ट्रेड के लिए, दोनों मर्चेंट ऑफ भारत और मर्चेंट ऑफ ब्रिटेन के लिए, कि वो इक्वल टर्म्स में ट्रेड करें। This was unacceptable to the British merchants as it ended with their trade monopoly and hence adversely affected their profits। ये काफी अनएक्सपेक्टेबल था ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए, एंडेड पर उनके ट्रेड मोनोपोली के लिए, और हेंस जो एडवर्सली अफेक्टेड हुआ था उनके प्रॉफिट्स पर। द ब्रिटिश नाउ डिसाइडेड टू डिपोज मिर कासिम। अब ब्रिटिश ने डिसाइड कर लिया था कि वो मिर कासिम को डिपोज करेंगे। बैटल ऑफ बक्सर 1764। आफ्टर लॉसिंग अ सीरीज ऑफ बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, मिर कासिम फेल टू अवध। और जो बैटल ऑफ सीरीज थी उसको लॉस करने के बाद ब्रिटिश के अगेंस्ट मिर कासिम जो है उन्होंने अवध को फेल्ड किया। ही फॉर्म एन अलायंस विद शुजाउद्दौला द नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम सेकंड द मुगल एम्पर। उसने फॉर्म के अलायंस को शुजाउद्दौला के साथ और जो अवध के नवाब थे शाह आलम सेकंड जो कि मुगल एम्पर थे। द कंबाइंड आर्मीज मीट द ब्रिटिश फोर्सेस एट बुक्सर ऑन 22 अक्टूबर 1764। ये जो कंबाइंड आर्मी थी ये ब्रिटिश फोर्सेस के साथ मिल गई थी बुक्सर में 22 अक्टूबर 1764 को। द आर्मी ऑफ भारत वाज डिफीटेड। जो भारत की आर्मी थी वो हार गई थी, डिफीट हो गई थी। ट्रीटी वाज साइंड एंड Shah Alam II granted the company the Diwani of Bengal, Bihar and Odisha, now Odisha। जो ट्रीटी था वो साइन किया गया था शाह ने जो ग्रांटेड की थी कंपनी को दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार में, उड़ीसा में जो कि अब उड़ीसा है। शुजाउद्दौला वाज मेड टू पे 50 लाख रुपीस एज वॉर डैमेजेस। शुजाउद्दौला ने बनाया था कि वो 50 लाख रुपीस पे करें वॉर डैमेजेस पर। मिर कासिम वाज डिपोज्ड एंड मिर जफर वाज मेड द नवाब। मिर कासिम डिपोज्ड हो गए थे और मिर जफर ने नवाब को बनाया था। द बैटल ऑफ बक्सर वाज अ डेसिसिव बैटल इन हिस्ट्री ऑफ भारत। जो बैटल ऑफ बक्सर था वो डेसिसिव बैटल था भारत की हिस्ट्री में। द वीकनेस ऑफ द आर्मीज ऑफ भारत वाज थ्रूली एक्सपोज्ड। जो वीकनेस थी भारत की आर्मीज की वो एक्सपोज हो गई थी। द नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल एंड द मुगल एम्परर नाउ बिकेम डिपेंडेंट ऑन द इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी। जो नवाब थे अवध और बंगाल के और जो मुगल एम्परर थे वो अब डिपेंडेंट बन गए थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर।
Total financial control over the rich eastern province gave the British enormous resources for the next round of expansion. जो टोटल फाइनेंशियल कंट्रोल था पूरे रिच ईस्टर्न प्रोविंस के ओवर, उसने ब्रिटिश इनॉर्मस रिसोर्सेज को दिया था अगले नेक्स्ट राउंड ऑफ एक्सपेंशन के लिए. Bengal after Buxar. After victories at Plassey and Buxar, the English East India Company became the real ruler of Bengal. प्लासी और बुक्सर की विक्ट्रीज के बाद जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक रियल रूलर बन गई थी बंगाल की. द मिलिट्री के अंडर इट्स कंट्रोल, और जो मिलिट्री थी वो भी इसके कंट्रोल में आ गई थी. रेवेन्यू बिगेन टू बी कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी. जो रेवेन्यू था वो डायरेक्टली ऑफिशियल्स के द्वारा, कंपनी के ऑफिशियल्स के द्वारा इकट्ठा करा जाना स्टार्ट हो गया. A small amount of revenue was given to the नवाब to run the administration. छोटे छोटे अमाउंट में रेवेन्यू दिया जाता था नवाब को जिससे कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को चला सके. तो द ब्रिटिश हैड फुल पावर्स बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ब्रिटिश के पास पूरी पावर्स भी थी और इनकम भी थी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी. ऑन द अदर हैंड द नवाब हैड ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नो पावर एंड नो स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम. दूसरे हाथ पर जो नवाब थे उनके पास तब रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह थी लेकिन उनके पास कोई पावर या कोई स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं था. दिस यूनिक अरेंजमेंट इज जनरली नोन एज अ डुअल और डबल गवर्नमेंट. इस यूनिक अरेंजमेंट को जनरली हम कहते हैं डुअल या फिर डबल गवर्नमेंट. द पीपल ऑफ बंगाल सफर इमिनेंसली अंडर द सिस्टम. जो पीपल थे बंगाल के वो काफ़ी सफ़र कर रहे थे इस सिस्टम के नीचे. इवन ड्यूरिंग फैमाइन विच स्ट्रक बंगाल इन 1770 neither the company nor the नवाब provided any relief to the people. और फैमाइन के दौरान जो स्ट्रक हुआ था बंगाल में 1770 को, उसमें ना ही तो कंपनी और ना ही नवाब ने कुछ भी रिलीफ प्रोवाइड किया पीपल को. This picture shows Lord Clive meeting Mir Zafar after the Battle of Plassey, a painting by Francis Simon. The dual system of governance in Bengal ended in 1772. The dual system था governance था बंगाल में 1772 को ended हो गया था. Bengal was brought under the direct control of the company. जो बंगाल थे वो direct control में आई थी कंपनी की. The new governor general Baron Hastings, 1772 to 1785, embarked on a further expansion of British influence in भारत. जो नए गवर्नर जनरल थे 1772 से लेकर 1785 तक, ये इम्बैक्ड हुआ है फर्दर आगे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के लिए भारत में. द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पावर इन भारत. द पीरियड बिटवीन 1756 to 1761 saw the transformation of the East India Company into a territorial power in भारत. जो पीरियड है 1756 से लेकर 1761 के बीच का, उसमें देखा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर एक टेरिटोरियल पावर भारत में. भारत वॉज देन अ मास ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट्स विदाउट है, वो मास है कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट्स का बिना किसी सेंट्रल पावर के. द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हैड द मराठा यूनाइटेड यूनिटी and thus paved the way for the rise of the English. जो थर्ड बैटल है पानीपत का वो शेडेड हुआ था मराठा में, जो कि एक यूनिटी और मतलब पेव्ड के लिए हुआ था वो, और बिल्कुल उस तरीके से जिसमें इंग्लिश जो है वो राइज के लिए हो रही थी, उसमें इंग्लिश के लिए राइज हो रहा था. दिस पिक्चर शोज द स्टॉर्मिंग ऑफ श्रीरंगापट्टनम, a painting by Robert K. Potter. The English then waged war against independent भारतीय states and established the British Empire in भारत. जो इंग्लिश थी उन्होंने वेग्ड किया था वॉर के अगेंस्ट इंडिपेंडेंट भारतीय स्टेट्स को, और उन्होंने ब्रिटिश को एस्टेब्लिश किया था भारत में. वॉर्स विन मैसूर. हैदर अली 1767 to 1782 and टीपू सुल्तान 1782 to 1799 वर पावरफुल रूलर्स ऑफ मैसूर. ये दोनों काफ़ी पावरफुल रूलर्स थे मैसूर के. दे अपोज द ब्रिटिश. ये ब्रिटिश को अपोज करते थे. मैसूर कंट्रोल अ लार्ज पार्ट ऑफ द स्पाइस ट्रेड. जो मैसूर था वो कंट्री के मतलब स्पाइस ट्रेड में लार्ज पार्ट कंट्रोल करता था. टीपू इन पर्टिकुलर डिड नॉट वांट द ब्रिटिश टू ट्रेड इन हिज रीजन. तो पर्टिकुलर नहीं चाहता था कि उस रीजन में ब्रिटिश ट्रेड करें. ही वॉज ऑल्सो क्लोज टू द फ्रेंच, समथिंग विच द ब्रिटिश डिड नॉट लाइक. और वो थोड़ा बहुत फ्रेंच से भी क्लोज था जिसमें कि कुछ चीज़ें ब्रिटिश को पसंद नहीं आती थी. Between 1766 and 1799, during the course of the Fourth Anglo-Mysore War, the British defeated टीपू सुल्तान. और 1766 से लेकर 1799 के बीच में फोर्थ एंग्लो के दौरान जो मैसूर वॉर था उसमें जो ब्रिटिश थे डिफीटेड हो गए थे टीपू सुल्तान से. टीपू सुल्तान फाउंडली डिक्लेयर्ड दैट इट वाज बेटर टू डाई लाइक अ सोल्जर देन टू लीव अनमिसेबल डिपेंडेंट ऑन द इन्फेडरल्स इन द लिस्ट ऑफ देयर एंशिएंट राजास एंड नवाब.
जो टीपू सुल्तान थे वो प्राउडली डिक्लेयर करते थे इस बात को कि सोल्जर की तरह मरना ही बेटर है, वही ठीक है, मिसेबल डिपेंडेंट होने से अच्छा है, उनके जीने से अच्छा है कि हम मर ही जाए। राजा और नवाब की तरह टीपू डाइड ऑन द वॉर फ्रंट ऑन 4 मई 1799 while defending his capital सेरिंगापटम। टीपू के जो थे मतलब टीपू सुल्तान जो थे उनकी वॉर में डेथ हो गई थी 4 मई 1799 को, जब वो डिफेंडिंग कर रहे थे अपनी कैपिटल को सेरिंगापटम से। दिस पिक्चर शोज टीपू सुल्तान wars with the Marathas. The Marathas had become weak after their defeat in the third battle of Panipat in 1761. जो मराठास थे वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गए थे जब वो थर्ड बैटल ऑफ में हारे थे 1761 को। दी पेशवा वॉज द हेड ऑफ द मराठा कॉन्फेडरेसी। जो पेशवा थे वो हेड थे मराठा कॉन्फेडरेसी की। द ब्रिटिश एंड द मराठास फोर्थ 3 वॉर्स। ब्रिटिश और मराठास ने 3 वॉर्स लड़े थे। द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर्स 1817 to 1819 डेस्ट्रॉयड द मराठा पावर कम्प्लीटली। जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था जो कि 1870 से लेकर 1890 के बीच में हुआ था, उसने पूरी मराठा पावर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। द पेशवा वॉज एक्साइल्ड टू नॉर्थ भारत एंड हिज टेरिटरीज वर टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। जो पेशवा था वो एक्साइल्ड हुआ था नॉर्थ भारत से और जो उसकी टेरिटरीज वगैरह थी वो सब ब्रिटिश के द्वारा टेकन ओवर की गई थी। अदर मराठा चीफ्स were also forced to give up their territories and were no longer allowed to keep an army। जो दूसरे मराठा थे, जो मराठा चीफ थे, उन्होंने फोर्स किया कि वो अपने टेरिटरीज को दे दें और वे अब और ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगे अपनी आर्मी को। दिस पिक्चर शोज बैरन हेस्टिंग्स expansion under Lord Wellesley 1798 to 1805। In 1798, Lord Wellesley became the Governor General। 1798 को जो लॉर्ड वेल्लेस्ली थे वो गवर्नर जनरल बन गए थे। He acquired territories through the system of subsidiary alliances and outright wars। उन्होंने acquire किया territories को system of subsidiary alliances और outright wars के through। Next, subsidiary alliances। The subsidiary alliance is basically a treaty between the British East India Company and the princely states of भारत। जो subsidiary alliance है वो basically treated की जाती है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच में और princely states of भारत के बीच में। It was a very clever move by the British to take advantage of the rivalries among the rulers of भारत। ये काफ़ी क्लेवर मूव था ब्रिटिश के द्वारा जो उन्होंने एडवांटेज लिया था रिवलरीज के अगेंस्ट भारत के रूलर्स पर। दे आस्क्ड द रूलर्स टू एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश एंड साइन अ सेपरेट ट्रीटी विद देम। उन्होंने कहा था रूलर्स को कि वो सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश को एक्सेप्ट करें, इस सेपरेट ट्रीटी पर वे साइन कर दें। इन रिटर्न द ब्रिटिश प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द रूलर फ्रॉम इंटरनल रेवोल्यूशंस एंड फ्रॉम अटैक्स बाय हिज रेबल्स। उसके बदले में ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया कि वो रूलर्स को प्रोटेक्ट करेगा इंटरनल रेवोल्यूशन से और जो रेबल्स के द्वारा अटैक्स होंगे उनसे भी। द भारतीय रूलर हु साइंड द सेपरेट ट्रीटी हैड टू एग्री टू द फॉलोइंग कंडीशन। जो भी भारतीय रूलर ने साइन किए थे उस सेपरेट ट्रीटी को तो उन्हें ये कुछ कंडीशंस हैं जो उन्हें एग्री करनी पड़ी थी। फर्स्ट इज he will not keep an army of his own। वो अपनी खुद की आर्मी नहीं रखेंगे। सेकंड इज he would keep a British army subsidiary force which was supposedly for this protection and pay for its maintenance। वो ब्रिटिश आर्मी रखेंगे, सब्सिडरी फोर्स रखेंगे जो सपोजिटली उनके प्रोटेक्शन के लिए होगी और वो उसके लिए मेंटेनेंस पे करेंगे। द रूलर कुड ऑल्सो क्रेडिट पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी टू द ब्रिटिश इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग द ब्रिटिश आर्मी। रूलर्स होंगे वो भी इस पार्ट को रिकॉर्ड में रखेंगे इस टेरिटरी को और जो ब्रिटिश होंगे इसके अलावा वे ब्रिटिश आर्मी को मेंटेनिंग करेंगे। Next is he would to take permission from the British before entering into an alliance with another ruler or declaring war against another kingdom। और वे परमिशन में लेंगे ब्रिटिश से किसी भी अलायंस के अंदर एंटर करने से पहले या फिर दूसरे रूलर के साथ या फिर जब वॉर डिक्लेयर हो किसी दूसरे किंगडम के अगेंस्ट। A British officer called resident will be stationed at the ruler's court। जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसको रेजिडेंट बोलते हैं, जो स्टेटेंट होता है रूलर्स कोर्ट पर। ऑल्सो नो ऑफिशियल ऑफ एनी अदर यूरोपियन पावर विल बी अलाउड इन द कोर्ट। और इसके अलावा कोई भी ऑफिशियल जो है कोई भी दूसरी यूरोपियन पावर की अलाउ नहीं की जाएगी इस कोर्ट पे। वाई डिड द ब्रिटिश इंसिस्ट ऑन डिसबैंडिंग द आर्मी ऑफ द सब्सिडरी स्टेट। क्यों जो ब्रिटिश ने उन्होंने इंसिस्ट किया अपनी आर्मी को डिसबैंडिंग करना उस सब्सिडरी स्टेट के लिए। द सब्सिडरी अरेंजमेंट्स वाज वेरी एडवांटेजियस टू द ब्रिटिश। जो सब्सिडरी अरेंजमेंट्स थे काफ़ी एडवांटेजेस थे ब्रिटिश के लिए। दे कुड मेंटेन अ लार्ज आर्मी एट द कॉस्ट ऑफ रूलर्स ऑफ द पीपल ऑफ भारत। ये मेंटेन करते थे लार्ज आर्मी को भारत के लोगों के रूलर्स के कॉस्ट पर। दे इनडायरेक्टली कंट्रोल द डिफेंस एंड फॉरेजन
affairs of the protected ally and could overthrow the ruler and annex his territories whenever they wished to. वे इंडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं डिफेंस पे और फॉरेन अफेयर्स पर जो प्रोटेक्टेड करते हैं एलए को, और वे ओवरथ्रू करते रूलर को और उसके टेरिटरी के एनेक्स के लिए जब भी वे चाहते। ऑल्सो द रेजिडेंट कुड इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द किंगडम टू फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, और जो रेजिडेंट है वो भी इंटरफेयर कर सकते थे इंटरनल अफेयर्स के बीच में किंगडम के लिए फर्दर जब वो इंटरेस्ट हो कंपनी के लिए। ऑन द अदर हैंड द रूलर ऑफ भारत एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी अलायंस बिकम टोटली डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश। दूसरे हाथ पर जो रूलर थे भारत के, जिन्होंने सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था, वो टोटली डिपेंडेंट हो गए थे ब्रिटिश पर, मतलब टोटली निर्भर हो गए थे। ही कुड नो लॉन्गर टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली। काफी लंबे समय तक वो जो खुद के डिसीजन थे वो इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकते थे। द हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द ब्रिटिश आर्मी एंड द कांस्टेंट डिमांड्स ऑफ द रेजिडेंट आल्सो ड्रेन द ट्रेजरी। जो हाई कॉस्ट थी ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करने की और जो कांस्टेंट डिमांड्स रेजिडेंट्स वगैरह की, वो भी ट्रेजरी को मतलब ड्रेन कर रही थी। The company signed the first subsidiary treaty with the Nizam of Hyderabad in 1798। कंपनी ने साइन की थी पहली सब्सिडियरी ट्रीटी को निज़ाम के साथ हैदराबाद में 1798 को। In 1801 the Nawab of Awadh also signed a subsidiary treaty at Baisin in 1802। 1801 में जो नवाब थे अवध के, उन्होंने भी सब्सिडियरी ट्रीटी साइन किया था बाइसिन में 1802 को। Many chiefs of Rajputana also accepted the supremacy of the British and signed treaties। काफ़ी सारे चीफ्स ऐसे थे राजपूताना के जिन्होंने इस सुपरमेसी को एक्सेप्ट भी कर लिया था, ब्रिटिश की जो सुपरमेसी थी, और उन्होंने इस ट्रीटीज को भी साइन कर लिया था। विद दिस द ब्रिटिश बिकेम द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर इन भारत। इसी तरीके से इसके साथ भारत के अंदर ब्रिटिश को सुप्रीम पॉलिटिकल पावर मिल गई थी। दिस पिक्चर शोज लॉर्ड वेल्लेस्ली। British expansion 1805 to 1848। The period from 1805 to 1848 saw a rapid expansion of British power in Bharat and Southeast Asia। जो पीरियड है 1805 से लेकर 1848 के बीच में, उसमें एक रैपिड एक्सपेंशन देखा जाता है ब्रिटिश पावर के लिए भारत में और साउथ ईस्ट एशिया में। द ब्रिटिश कॉन्क्वर्ड जावा एंड सुमात्रा फ्रॉम द डच। ब्रिटिश ने कॉन्क्वर किया था जावा और सुमात्रा को डच के। दे ऑल्सो ऑक्यूपाइड सिंगापुर एंड सेरावेक इन दी मालय पेनिनसुला। उन्होंने मालय पेनिनसुला के अंदर सिंगापुर और सेरावेक को भी ऑक्यूपाइड किया था। दिस कॉन्क्वेस्ट एस्टैब्लिश्ड देयर नेवल सुपरमेसी इन द रीजन एंड हैड देम कंट्रोल द साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड। ये जो कॉन्क्वेस्ट थी वो एस्टैब्लिश हुआ था नेवल सुपरमेसी के लिए रीजन में, और वे हेल्प करते हैं साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए। द किंगडम्स ऑफ नेपाल एंड बुर्मा वर आल्सो डिफीटेड एंड फोर्स्ड टू सीड टेरिटरीज टू द ब्रिटिश। और जो किंगडम्स है नेपाल और बुर्मा के, वो भी डिफीटेड हो गए थे इस टेरिटरी, जो ब्रिटिश के टेरिटरीज थे, इनके फोर्स के द्वारा। इन द नॉर्थ वेस्ट द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर इन्फ्लुएंस अप टू रिवर सतलज। और नॉर्थ वेस्ट में जो ब्रिटिश थे वो एक्सटेंडेड हुए हुए हैं, जिनके इन्फ्लुएंस वगैरह है लगभग रिवर सतलज तक। इन 1843 द ब्रिटिश एनेक्स्ड सिंध। 1843 में ब्रिटिश ने सिंध को एनेक्स किया था। दिस पिक्चर शोज पेशवा बाजीराव सेकंड। पंजाब अमंगस्ट द फ्यू किंगडम्स ऑफ भारत दैट रिमेन इंडिपेंडेंट वाज पंजाब। जो कुछ किंगडम्स वगैरह है भारत के अंदर जो इंडिपेंडेंट बचे हुए हैं वो पंजाब था। इट वाज रूल्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह। ये महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा रूल किया गया था। ही वाज इन फ्रेंडली टर्म्स विद द ब्रिटिश। इनके काफ़ी फ्रेंडली टर्म्स थे ब्रिटिश के साथ। ही हैड बुilt a strong army occupied and trained like the European forces। इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई थी और इन्होंने ऑक्यूपाइड भी किया था, और उन्होंने यूरोपियन फोर्सेस की तरह ट्रेंड भी किया था। As long as he was alive, the British did not interfere in the affairs of the kingdom। जब तक भी वे जीवित रहे थे तब तक ब्रिटिश ने उन किंगडम में कोई भी अफेयर इंटरफेयर नहीं किया था। आफ्टर दैट ऑफ राजा रंजीत सिंह इन 1839 देयर वाज अ स्ट्रगल फॉर पावर। रंजीत सिंह की डेथ के बाद 1839 में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था पावर के लिए। इन 1843 दिलीप सिंह सन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह सक्सेड टू द थ्रोन। The British defeated him and annexed Punjab in 1849। और 1843 में जो दिलीप सिंह थे महाराजा रंजीत सिंह के बेटे, उन्होंने सक्सीड किया था, उन्हें राजगद्दी मिल गई थी, थ्रोन मिल गया था, और ब्रिटिश डिफीटेड हो गए थे उनसे, और पंजाब को 1849 में एनेक्स कर लिया था। एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड डलहौसी 1848 to 1856। लॉर्ड डलहौसी took over as the गवर्नर जनरल 1848। जो लॉर्ड डलहौसी थे उन्होंने एक गवर्नर जनरल की तरह टेक ओवर लिया था 1848 में।
ही बिगेन द फाइनल स्टेज ऑफ एनेक्सेशन। ये इनके फाइनल स्टेज स्टार्ट हो गई थी एनेक्सेशन के लिए। ही डिवाइस ए पॉलिसी कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इन्होंने डिवाइस की थी पॉलिसी को जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू इट, when the ruler of a kingdom under British protection subsidiary state died without a natural history would not automatically pass to an adopted heir, but would lapse, that is, become part of the British dominion unless the adoption had been earlier approved by the British। और इनके अकॉर्डिंग ये था, जब रूलर जो है किंगडम में मतलब ब्रिटिश प्रोटेक्शन के नीचे यानी कि सब्सिडियरी स्टेट के नीचे मर जाता है बिना नेचुरल के अपने टेरिटरी के, तो उसको ऑटोमेटिकली पास ही किया जाएगा उस रूलर को कि कुछ भी अपने हायर को अडॉप्ट करे, लेकिन वो लैप्स कर सकता है। इसी के साथ वो ब्रिटिश डोमिनेट का पार्ट बन जाएगा। इसके अलावा जो अडॉप्शन किया जाएगा अपने अप्रूव्ड के द्वारा, वो ब्रिटिश के द्वारा ही होगा। डलहौजी एनेक्स्ड सत्तारा, नागपुर, झांसी एंड मैनी अदर किंगडम्स अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डलहौजी ने एनेक्स किया थे काफ़ी सारे किंगडम्स को, जैसे कि सतारा, झांसी, इसके अलावा और सारे दूसरे किंगडम्स भी थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नीचे। Another pretext used by Dalhousie to annex territories in Bharat was misgovernment। जो दूसरा प्रिटेस्ट था जो डलहौजी के द्वारा यूज किया गया था भारतीय टेरिटरीज को अनेक्स करने के लिए, वो मिसगवर्नमेंट था। नवाब वजीद अली शाह ऑफ अवध was accused of misrule and reluctance to introduce reforms। नवाब वजीद अली शाह से अवध के उन्होंने एक्यूज किया था मिसरूल के लिए, और वो रेलुक्टेंस नहीं करते रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। बट वो एनेक्स इन 1856 था, तो 1856 में एनेक्स हो गया था। दिस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अनरेस्ट अमंग द सोल्जर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, एज मोस्ट ऑफ देम केम फ्रॉम अवध एंड द सराउंडिंग साइड। उन्होंने क्रिएट किया था काफ़ी सारे अनरेस्ट को सोल्जर्स, भारतीय सोल्जर्स के ब्रिटिश आर्मी में, और काफ़ी सारे और भी थे अवध से जो उस कंट्री साइड के सराउंडिंग थे। दे रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश, इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। यू विल रीड अबाउट दिस हिस्ट्री अपराइजिंग इन लेसन 6। इस हिस्टोरिक अपराइजिंग के बारे में लेसन 6 में पढ़ोगे। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।